जी, प्यूरिटन एज 1600 से लेकर 1660 तक का ड्यूरेशन प्यूरिटन एज कहलाता है। इसको हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, जैकोबियन एंड कैरोलाइन एज भी कहते हैं, और इसको स्टुअर्ट सेंचुरी भी कहते हैं। ये सारे इसी के नाम हैं। प्यूरिटन एज इसलिए क्योंकि एक प्यूरिटन मूवमेंट थी रिलीजन को प्यूरिफाई करने के हवाले से। बेसिकली तो वो प्रोटेस्टेंट्स की आगे एक नेक्स्ट स्टेप था। तो उस प्यूरिटन मूवमेंट की वजह से इसे प्यूरिटन एज कहते हैं। एज ऑफ मिल्टन क्योंकि मिल्टन डोमिनेंट पर्सनैलिटी था इस एज के अंदर। और जैकोबियन एंड कैरोलाइन एज इसलिए कहते हैं जेम्स वन और चार्ल्स वन की वजह से इसे जैकोबियन और कैरोलाइन एज कहते हैं। स्टुअर्ट सेंचुरी ये सारी की सारी सेंचुरी 17th सेंचुरी, जिसमें रेस्टोरेशन एज भी आती है और कुछ पार्ट क्लासिकल एज का भी है। तो यहाँ पे स्टुअर्ट्स एक फैमिली है इंग्लैंड की, रॉयल फैमिली, उसकी हुकूमत थी, इसलिए इस सारी सेंचुरी को स्टुअर्ट सेंचुरी भी कहते हैं। स्टुअर्ट सेंचुरी की बात करें, वाज कंसर्न विद सक्सेशन, कि पूरी एक हायरार्की इसमें चल रही है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हैं जेम्स वन। 1603 से 1625 तक का जो ड्यूरेशन है वो जेम्स वन का है। ही वॉज जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, रूल्ड इंग्लैंड एज जेम्स वन। तो इन्होंने पहले स्कॉटलैंड में भी रूल किया, वहाँ पे ये जेम्स सिक्स थे, और इंग्लैंड में फिर ये जेम्स वन बने। उसके बाद फिर चार्ल्स वन है 1625 से 1649, ये जेम्स वन के बेटे थे। फिर उसके बाद चार्ल्स टू जो कि चार्ल्स वन के बेटे हैं 1660 से 1685। फिर जेम्स टू आते हैं जो कि चार्ल्स टू के बेटे हैं 1685 से 1688। तो फिर चार्ल्स टू जो थे उनको वो एक सिचुएशन ऐसी बनी कि ये कैथलिक चर्च में कन्वर्ट हो गए, और फिर इनको इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। तो फिर ये इंग्लैंड से भाग गए, फ्लेड बिफोर हिज इन्वेडिंग सन इन लॉ विलियम थ्री। तो ये जब भाग के गए तो उसके बाद फिर विलियम थ्री आए, जो कि इनके दामाद थे जेम्स टू के। विलियम एंड मैरी वर सक्सेडेड बाय मैरीज सिस्टर इन। तो फिर विलियम और उनकी जो वाइफ जो कि जिनका नाम मैरी था, जो कि जेम्स टू की बेटी थी, जेम्स टू के बाद उन्होंने रूल किया। और फिर इन दोनों के बाद फिर जो लास्ट क्वीन थी इस फैमिली की वो थी क्वीन एन, 1702 से 1714 तक। तो ये सारी स्टुअर्ट सेंचुरी कहलाती है 1714 तक। तो एक ही ये वाला ख़ानदान इसमें रूल कर रहा था। उसके बाद आगे चलते हैं मिल्टन एंड क्रोमवेल। मिल्टन इस एज के डोमिनेंट पर्सनैलिटी है। अच्छा, इस एज का बैकग्राउंड तो आप जानते ही हैं कि क्रोमवेल ने चार्ल्स वन के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाई थी, और चार्ल्स टू के एक्शंस के, चार्ल्स वन के एक्शंस के ख़िलाफ़। तो बेसिकली इंग्लैंड में एक सिविल गवर्नमेंट कायम करना चाहते थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उसका साथ जो क्रोमवेल का साथ मिल्टन ने दिया था। क्रोमवेल आर्मी के एक जर्नैल थे। तो दे फाउट फॉर द लिबर्टी ऑफ पीपल अगेंस्ट ट्रिनिकल रूल ऑफ चार्ल्स वन के ख़िलाफ़ इनकी पूरी स्ट्रगल थी। और फिर सिविल वॉर का आगाज़ होता है 1642 में। इट बिकेम नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट किंग, फिर ये बादशाह के खिलाफ एक कौमी मूवमेंट बन गई। 1649 में चार्ल्स वन वाज डिफीटेड एंड beheaded। फाइनली 1649 में चार्ल्स वन की डेथ हो जाती है, उसे कत्ल कर दिया जाता है, और फिर वहाँ से क्रोमवेल की हुकूमत बन जाती है। 1642 से 1660 18 ईयर्स इंटरवल है। मतलब अच्छा, 1642 में ही थिएटर्स जो है वो क्लोज़ कर दिए जाते हैं, प्यूरिटन्स जो है वो थिएटर्स को बंद कर देते हैं। तो 1642 से 1660 तक 18 ईयर्स इंटरवल आता है थिएटर के अंदर। और फिर उसके बाद 1649 में फर्स्ट पार्लियामेंट और रूल ऑफ ओलिवर क्रोमवेल ये स्टार्ट हो जाता है। 1658 फिर क्रोमवेल डाइज। 1658 में क्रोमवेल की डेथ हो जाती है, एंड इज सक्सीडेड बाय हिज सन रिचर्ड। और फिर क्रोमवेल के बेटे रिचर्ड वो इक़्तिदार संभालते हैं। रिचर्ड रिटायर्स। रिचर्ड जो है वो छोड़ देते हैं। जनरल मोंग मार्चेस डाउन द आर्मी टू रिस्टोर पार्लियामेंट। और रिचर्ड के बाद जनरल मोंग जो है वो आर्मी को दोबारा बैरिक्स में ले जाते हैं और पार्लियामेंट रिस्टोर कर दी जाती है। चार्ल्स टू इनवाइटेड बैक टू रिस्टोर द ओल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और चार्ल्स टू से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो वापस आएँ
और मोनार्की को दोबारा से स्टार्ट करें, तो इस तरह फिर दोबारा रेस्टोरेशन एज का आगाज़ हो जाता है। तो ये है इस एज का बैकग्राउंड। होपफुली आप सारा इसको पहले से ही जानते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसमें रिवाइज करवा दिया। 17th सेंचुरी डिक्लाइन ऑफ रेनेसेंस पीरियड भी कहलाता है कि रेनेसेंस पीरियड ऐसे ऐसे डिक्लाइन हो जाती है, और मिल्टन इज़ द लास्ट रेनेसेंस मैन। और इस एज में और क्या होता है, पॉपुलराइजेशन ऑफ द बायोग्राफी राइटिंग पॉपुलर हो जाती है, कीपिंग ऑफ डायरीज एंड राइटिंग ऑफ जर्नल्स जी। तो डायरी लिखना, जर्नल लिखना, ये भी इस एज की एक नई कंट्रीब्यूशन थी। जैसे कि पेपेस डायरी, फॉक्स जर्नल इस एज के इम्पोर्टेंट जर्नल और डायरी थे। प्यूरिटन एज, रीबर्थ ऑफ मॉरल नेचर ऑफ मैन। प्यूरिटन जिस तरह रेनेसांस जो है वो री अवेकनिंग, रिवाइवल कहा जाता है, इसी तरह प्यूरिटन एज को रीबर्थ ऑफ मॉरल नेचर ऑफ मैन कहा जाता है। कि प्यूरिटन्स का क्या काम, रोल क्या था कि वो इंसानों को प्यूरिफाई करना चाहते थे, उनको रिलीजन की तरफ लेके आना चाहते थे। तो प्यूरिटन एज को इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्यूरिटनिज्म क्या थे? इनका जब जो तहरीक चलाई उसका क्या मकसद था? पर्सनल राइटियसनेस, के ज़ाती इस्लाह करना, सिविल एंड रिलीजियस लिबर्टी, और इसके अलावा जो सिविल और रिलीजियस लिबर्टी देना, ये थोड़ा सा इसमें वैसे कंट्रोवर्शियल है, पैराडॉक्सिकल है। प्यूरिटन्स थोड़े से कंजर्वेटिव थे और ऑर्थोडॉक्स थे, तो लिबर्टी तो खैर उन्हें ज़्यादा नहीं दी। तो पर्सनल राइटियसनेस के ज़ाती इस्लाह करना इंसानों की है, खैर वो तो उनका बेसिक एम था। उसके बाद एम्ड एट मेकिंग मैन ऑनेस्ट एंड फ्री, और उनका ये भी एम था कि इंसान को ऑनेस्ट और फ्री बनाया जाए। ड्यूरिंग रेस्टोरेशन पीरियड, जब फिर प्यूरिटन एज ख़त्म होगी, रेस्टोरेशन स्टार्ट होगी, तो प्यूरिटन्स को क्या कंसिडर किया जाता था? प्यूरिटन्स वर कंसिडर्ड नैरो माइंडेड, ग्लूमी, डॉगमेटिस्ट। तो इनको नैरो माइंडेड, ग्लूमी और डॉगमेटिस्ट जो है वो कहा जाता था, कि तंग ज़हन है और जॉय किलर हैं और बड़े हार्ड लाइनर्स हैं अपनी व्यूज़ के अंदर। इसके अलावा अगेंस्ट रिक्रिएशन एंड अम्यूज़मेंट्स, और इन्हें हर किस्म की रिक्रिएशन और अम्यूज़मेंट के अगेंस्ट समझा जाता था। तो ये इनको बाद में जब ये चले गए तो उसके बाद इनको इस तरह कंसिडर किया जाता था। सर यानी कि प्यूरिटन्स जो है वो एक्सट्रीमिस्ट थे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे प्यूरिटन। किसी भी रिलीजन के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर, कोई भी अगर कोई जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजन्स पर बिलीव रखने वाला है, तो उससे प्यूरिटन्स आप कह सकते हैं कि हर वो शख्स जो कि, जी एक्सट्रीम थे। हाँ जी, उसे हम प्यूरिटन कहते हैं। अच्छा, इसमें एक मिनट, थोड़ी सी और डिटेल्स थी। तो क्वीन मैरी 1553 से 1558 इनका ड्यूरेशन है। तो अब जो क्वीन मैरी थी वो प्रोटेस्टेंट नहीं थी, वो कैथलिक थी। तो क्वीन मैरी के टाइम में जो प्रोटेस्टेंट्स थे, उनको थोड़ा सा सेटबैक लगा। क्वीन मैरी ने कोशिश की कि दोबारा कैथलिक्स को रिवाइव किया जाए। तो क्या हुआ? हाउ एवर इंग्लैंड रिटर्न टू रोमन कैथलिकिज्म। तो क्वीन मैरी के टाइम में इंग्लैंड दोबारा से फिर कैथलिक की तरफ जो है वो दोबारा जाने लग गया। एंड मैनी प्रोटेस्टेंट्स वर फोर्स्ड इनटू एग्जाइल, और जितने भी प्रोटेस्टेंट्स थे क्वीन मैरी के टाइम में, सबको जो है वो मुल्क बदर कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। फिर क्या हुआ? मैनी ऑफ द एग्जाइल्स फाउंड देयर वे टू जेनेवा, तो वो जेनेवा चले गए, वेयर जॉन कैल्विन्स चर्च प्रोवाइडेड ए वर्किंग मॉडल ऑफ ए डिसिप्लिन्ड चर्च। और वहाँ पर जॉन कैवलिन थे, उनके चर्च ने उनको वहाँ पर पनाह दी, और फिर इन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट है उसके ऊपर काम किया, उसको उसका रोड मैप बनाया सारा। तो वहीं पे इन्होंने सारी इसकी जो बेसिक फाउंडेशन है वहाँ पे तैयार की। आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस आल्सो केम द टू मोस्ट पॉपुलर बुक्स ऑफ एलिजाबेथन इंग्लैंड, द जेनोवा बाइबल एंड जॉन फॉक्स बुक ऑफ मार्टायर्स। तो फिर वहाँ पर इन दो बुक्स भी लिखी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जेनोवा बाइबल और जॉन फॉक्स बुक ऑफ मार्टायर, which provided justification to English Protestants to view England as an elite nation chosen by God to complete the work of Reformation। तो इन दो बुक्स में इन्होंने ये लॉजिक बयान की। देखें, मैं अगेन थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि इंग्लैंड जो पहले कैथलिक था, फिर वो प्रोटेस्टेंट हो गया, और उसे प्रोटेस्टेंट कर दिया गया। लेकिन जब क्वीन मैरी आई
तो वो दोबारा फिर कैथलिक की तरफ उन्होंने ले जाना चाहा। और प्रोटेस्टेंट ये दोबारा क्यों बने थे? क्योंकि रिलीजन के अंदर करप्शन आ चुकी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी थी जो कि रिलीजन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो पार्ट ऑफ रिलीजन बन चुकी थी, तो वो उसको प्योरीफाई करना चाहते थे। तो प्रोटेस्टेंट्स जो थे उन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन जब प्यूरिटन एज आती है तो उन्होंने फील किया कि प्रोटेस्टेंट्स ने इतना ज़्यादा काम, अभी रिलीजन मुकम्मल तौर पर प्योरीफाई नहीं हुआ, तो फिर रिलीजन को दोबारा से मुकम्मल तौर पर प्योरीफाई करने के लिए फिर प्यूरिटन्स की मूवमेंट चलाई गई। कि बेशक इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट बन चुका था, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो कि कैथलिक चर्च की अभी भी चल रही थी, तो उनको भी रिलीजन से ख़त्म करने के लिए फिर प्यूरिटन्स की मूवमेंट जो वो चलाई गई थी। इसके अलावा क्योंकि रेनेसांस एज में लोग बहुत ज़्यादा लिबरल हो चुके थे, ब्रॉड माइंडेड हो चुके थे, तो उनको दोबारा मज़हब की तरफ लेके आने के लिए भी प्यूरिटन मूवमेंट जो वो चलाई गई। तो जो प्यूरिटन्स थे वो उन्होंने, या जो प्रोटेस्टेंट्स थे, उन्होंने जो प्रोटेस्टेंट की जो सेक्ट की बुनियाद रखी, तो वो ये समझते थे कि वो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे हैं, जो कि मज़हब को अल्लाह ताला ने रिफॉर्म करने के लिए इनको भेजा गया है। तो इसलिए इसी बेस पर इन्होंने नया फ़िरका बनाया था। Puritans were dissatisfied with the limited extent of the English Reformation and with the Church of England's toleration of certain practices associated with Roman Catholic Church. तो जो प्यूरिटन्स थे वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं थे कि, और वो अभी भी चाहते थे कि इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी रिलीजन के अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं जो कि कैथलिक चर्च की हैं, तो इसलिए वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कैथलिक्स का ख़ात्मा चाहते थे, तो उसके लिए फिर इन्होंने ये मूवमेंट चलाई। तो ये था इसका बैकग्राउंड, ये सारी बातें हम यहाँ तक इसको कर चुके हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ या ना हुआ? कोई बात यहाँ तक आपको समझ ना आई हो, कोई बात पूछनी हो आपने, तो आप कह सकते हैं। सर ये प्रोटेस्टेंट कब हुआ आया, इसको दोबारा डिफाइन करें। प्रोटेस्टेंट क्या हुआ? ये कैथोलिक के बाद मतलब ये मूवमेंट आई प्रोटेस्टेंट की। ये 1534 में किंग हेनरी 8 ने मतलब सबसे पहले जो है ये स्टेप लिया था। इससे पहले इंग्लैंड कैथलिक था। हेनरी 8 ने एक पादरी था मार्टिन लूथर, उसकी मदद के साथ इन्होंने एक नए फ़िरके की बुनियाद रखी जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट, ठीक है। और इन्होंने कैथलिक से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। कैथलिक चर्च का जो मेन हेड है वो रोम में है, और वहाँ पर पोप हेड करता, और पोप सारी दुनिया के कैथलिक्स को मतलब क्रिश्चियंस को कंट्रोल करता था। लेकिन कैथलिक चर्च के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा आ गई थी, जो कि आप कैंटरबरी टेल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर जो इंग्लैंड के लोग हैं वो उन्होंने कहा कि हम पोप को नहीं मानते, हम रोमन चर्च को नहीं मानते, और हम एक अपना नया चर्च बनाएंगे, रिलीजन के अंदर तब्दीलियाँ करेंगे। और उन्होंने फिर अपने जो फ़िरका है उसका नाम प्रोटेस्टेंट रखा। तो इस तरह फिर इंग्लैंड जो है वो कैथलिक से प्रोटेस्टेंट पर कन्वर्ट हो गया। फिर जो क्वीन मैरी आती हैं उन्होंने फिर दरमियान में स्टॉप लगा दिया, और उसको इंग्लैंड को दोबारा कैथलिक करने की कोशिश की। उस दौरान जितने भी प्रोटेस्टेंट जो रहनुमा थे, रिलीजियस पीपल थे, उनको मुल्क से निकाल दिया गया। फिर वो जेनेवा जाते हैं, वहाँ पर बैठ के वो मज़ीद काम करते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं, रिलीजन को मज़ीद प्योरीफाई करते हैं। तो फिर जब क्वीन एलिज़ाबेथ आती हैं तो फिर दोबारा से फिर इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स की तरफ मुकम्मल प्रोटेस्टेंट बनाने की तरफ जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट बन जाता है, लेकिन कुछ मजहबी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि अभी भी मज़हब के अंदर बहुत सारी जो कैथलिक प्रैक्टिसेस हैं वो चल रही थी, तो वो उनका भी मुकम्मल ख़ात्मा चाहते थे। तो उसके लिए फिर उन्होंने प्यूरिटन्स की मूवमेंट चलाई। तो आप कह सकते हैं जो प्यूरिटन है ये प्रोटेस्टेंट्स की अगला स्टेप है, और उसकी एक्सटेंशन है, और लोगों को भी मज़हब की तरफ लेके आने की उन्होंने कोशिश की। तो इस तरह ये सारी प्रोटेस्टेंट और प्यूरिटन मूवमेंट है जो कि आपस में लिंक्ड है। ओके सर, थैंक यू। समझ आई है या नहीं आई? सर आ गई है। ओके जी। तो फिर इस टाइम में इंग्लैंड को मतलब और ज़्यादा रिलीजियस बना दिया गया प्यूरिटन मूवमेंट के अंदर।
तो ये तो था, ये मज़हब के लिहाज से मज़हब के अंदर जो रिफॉर्मेशन और मज़ीद उसकी जो एक्सटेंशन है प्रोटेस्टेंट्स की, वो उस हवाले से ही प्यूरिटन मूवमेंट है। तो अब हम आगे इसके लिटरेचर की बात करते हैं। प्यूरिटन लिटरेचर में मेन डोमिनेंट जो जॉनरा है वो पोइट्री है। तो पोइट्री में मुख्तलिफ स्कूल्स हैं। सबसे पहला जो स्कूल है वो है द स्कूल ऑफ स्पेंसर। इसको हम जैकोबियन एंड कैरोलाइन पोइट्री भी कहते हैं। तो स्कूल ऑफ स्पेंसर देखते हैं। स्कूल ऑफ स्पेंसर में जितने भी पोइट हैं वो स्पेंसर को फॉलो कर रहे हैं। स्पेंसर जो कि रेनेसांस एज में है। तो ये कोई मेजर पोइट तो नहीं है, माइनर है सारे, इसलिए हम सिर्फ इनका नाम और कुछ वर्क है तो वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले फिनिस फ्लेचर है, इनका वर्क है द पर्पल आइलैंड। दूसरे नंबर पे गाइल्स फ्लेचर है, इनका वर्क है क्रिस्ट्स विक्टोरीज। और ये इसका थीम है ट्रम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर द डेथ। ये मौत और मौत से पहले जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी के हवाले से ये एक रिलीजियस वर्क है। विलियम ब्राउन है जी, ब्रिटानियाज पेस्टोरल इनका वर्क है। जॉर्ज विदर है, द शेफर्ड्स हंटिंग इनका वर्क है। फेयर वर्चू इनका वर्क है। मिस्ट्रेस ऑफ फिलारेट इनका वर्क है। और जॉर्ज विदर को टाइटल मिला और इंग्लिश जुवेनल। और विलियम ड्रोमाउंड है, ये एक स्कॉटिश थे, स्कॉटिश पोइट, और इन्होंने वर्क लिखा टेयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलिडियस। और इनके सोनेट्स लिखी जैसे कि फ्लावर्स ऑफ सियोन एंड पेस्टोरल्स। तो ये सारे वो पोइट्स हैं जो कि एडमंड स्पेंसर को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कोई हाई रैंक के पोइट या ये ना बन सके। उसके बाद जो सेकंड जो स्कूल ऑफ पोइट्री है वो मेटाफिज़िकल है। मेटाफिज़िकल के बारे में आप जानते हैं, आपने सिलेबस में पढ़ा भी हुआ है जॉन डन को। तो इनको ये टाइटल इन्होंने खुद नहीं दिया, बल्कि बाद में ड्राइडन और डॉक्टर जॉनसन ने इनको ये टाइटल दिया था। मेटाफिज़िकल क्यों इनको नाम दिया गया? देखें, दो चीज़ें होती हैं, या एक चीज़ कंक्रीट होती है और एक एब्स्ट्रैक्ट होती है। इसके दरमियान मतलब या तो कोई फिज़िकल चीज़ है या कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि ना फिज़िकल हो ना एब्स्ट्रैक्ट हो, उसके दरमियान की कोई चीज़ हो, तो उसे फिर मेटाफिज़िकल कहा जाता है। और वो ऐसी क्या चीज़ होती है, इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। तो इसलिए इनको मेटाफिज़िकल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनके पोइट्री को अंडरस्टैंड करना मुश्किल था। तो अपने टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना था क्योंकि इनकी पोइट्री आम बंदे को समझ नहीं आती थी, और तंज़िया तौर पर इनको मेटाफिज़िकल का नाम दिया गया। लेकिन बाद में मॉडर्न जो क्रिटिक आए, टी.एस. इलियट जैसे के आए, उन्होंने मेटाफिज़िकल को बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि इन्होंने किसी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया और इंग्लिश पोइट्री के अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया। तो टी.एस. इलियट ने इनको सबसे ज़्यादा प्रेज़ किया। तो ये सारे के सारे जो पोएट थे ये हाईली एजुकेटेड और स्कॉलरली मैन थे, और इनकी जो फ़िलासफ़ी थी वो आम बंदे को समझ नहीं आती थी, इसलिए इनको मेटाफिज़िकल नाम दिया गया। इनके लीडर जो है वो जॉन डन है, और हाईली फ़िलोसॉफ़िकल फुल ऑफ कंसीट्स एंड एग्ज़ैजरेशंस इनके पोइट्री के अंदर पाई जाती है। तो कंसीट्स जो है वो सिमिली और मेटाफर की भी अगली एक टाइप होती है। जब आप दो इलॉजिकल चीज़ों को आपस में ज़बरदस्ती कंपेयर कर देते हैं तो उसको जो है वो आप कंसीट कहते हैं। ठीक है। जॉन डन इस स्कूल में इसके लीडर भी हैं, मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री के मेजर पोइट हैं। आपने इनका पोएम इनका वर्क पढ़ा भी हुआ है, और ये डीन ऑफ सेंट पॉल थे, और इनका वर्क है द प्रोग्रेस ऑफ सोल एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और इनका दूसरा वर्क है एपिथेलियम, और फिर है जी मेटम्साइकोसिस। हिज पोइट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 हिस्सों में इनकी पोइट्री को डिवाइड करते हैं, एमरस, मेटाफिज़िकल एंड सैट्रिकल। एमरस जो है ये लव पोएम्स है, मेटाफिज़िकल ये डिवाइन पोएम्स है, और सैट्रिकल ये सेटायर्स है। तो जैसे कि आपने लव और डिवाइन दोनों पोएम्स आपने पढ़ी हुई है। तो जॉन डन मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री में सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। उसके बाद अदर पोइट्स ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री में आप देखें तो रॉबर्ट हैरिक हैं, जिनका वर्क है परसुएशंस ऑफ लव। रिचर्ड क्रैशू हैं, द फ्लेमिंग हार्ट इनका वर्क है। अब्राहम काउले हैं, पिंडारी कोड्स। इसके अलावा अदर भी हैं, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, हेनरी व्योगम हैं, एंड्रयू मॉब हैं, एडमंड वेलर हैं। ये सारे के सारे मेटाफिज़िकल ये पोइट हैं। तो ये तो था मेटाफिज़िकल पोइट्री। उसके बाद जो तीसरा स्कूल ऑफ पोइट्री था वो था द कैविलियर पोइट्स। कैविलियर किन्हें कहा जाता है कि जिन्होंने बेन जॉनसन को फॉलो किया उनको कैविलियर कहा जाता है, या जिन्होंने सिविल वॉर में जो 1642 में स्टार्ट हुई थी और जिन्होंने बादशाह का साथ दिया था उनको भी कैविलियर कहा जाता है।
तो कैविलियर पोइट्स फॉलोड बेन जॉनसन, इन्होंने बेन जॉनसन को फॉलो किया। बेन जॉनसन फॉलोड क्लासिकल मेथड इन दिस पोइट्री। तो बेन जॉनसन जो वो क्लासिकल थे, क्लासिकल मेथड जो है वो फॉलो किया। बेन जॉनसन इमिटेटेड होरेस, और होरेस जो कि एक इटालियन पोइट थे, उनकी ट्रेडिशन को फॉलो किया। एक मिनट। थोड़ी देर में जी। तो बेन जॉनसन ने होरेस को फॉलो किया, जो कि इटालियन एक पोइट थे, बहुत बड़े पोइट थे। तो ये कैविलियर पोइट्स ये सारे क्लासिकल थे। और जो इससे पहले हमने मेटाफिजिकल की बात की ना, वो रोमांटिक है। अच्छा जी, कैविलियर मींस रॉयलिस्ट, वन हु फाउट ऑन द साइड ऑफ किंग ड्यूरिंग सिविल वॉर। तो इनको रॉयलिस्ट जो है वो कहा जाता है, बादशाह के साइड पे लड़ने वाले। देर वॉज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन कैविलियर एंड मेटाफिजिकल पोइट्स, दे रोट ऑन ट्रिवियल सब्जेक्ट्स। तो कैविलियर और मेटाफिजिकल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ने आम आम टॉपिक्स पर जो है पोइट्री लिखी। कैविलियर पोइट्स देखें तो इसमें हेरिक है, लवलेस है, उनका वर्क है लुकास्टा, वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है, टू लुकास्टा, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, ये इनका वर्क है। और सेकलिंग है और कैरियो है, ये सारे कैविलियर पोइट्स कहलाते हैं। ये भी सारे माइनर हैं, मेजर नहीं है। मतलब इस जो हमने स्पेंसेरियन स्कूल देखा वो भी माइनर है, कैविलियर ये भी सारे माइनर हैं। मेटाफिजिकल में जो जॉन डन है वो मेजर पोइट कंसीडर होते हैं, या फिर अगर मेजर पोइट हैं तो जॉन मिल्टन है, जो कि इस एज में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पोइट है। तो जॉन मिल्टन की बात करें 1608 टू 1674 इनका ड्यूरेशन है। वर्ड्सवर्थ ने इनके बारे में क्या लिखा, द सोल वाज लाइक ए स्टार एंड डिवेल्ट अपार्ट, कि इनकी जो रूह है वो एक सितारे की मानद थी, और एक ऐसा सितारा जो कि अकेले चमकता हो। मतलब क्या है कि इस एज में मिल्टन के बराबर का कोई भी पोएट नहीं था, और मिल्टन वाहिद चमकते हुए सितारे की तरह इस एज में मौजूद थे। बाकी सारे मिल्टन के मुकाबले में माइनर पोएट थे, और मिल्टन इसमें मेजर पोएट थे। मिल्टन इज सुपरबली इगोइस्टिक, मिल्टन बहुत बड़े इगोइस्टिक कहा जाता है इनको, अनापसंद इनको कंसिडर किया जाता है। ही कंबाइंड इन हिमसेल्फ द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। जितनी भी रेनेसांस करेक्टरिस्टिक्स हैं, रिफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मिल्टन के वर्क में नज़र आता है। ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट किंग चार्ल्स वन, किंग चार्ल्स वन के खिलाफ लड़ाई की मूवमेंट चलाई। ही बिकेम लैटिन सेक्रेटरी टू क्रोमवेल, क्रोमवेल के बड़े करीबी साथी थे और लैटिन सेक्रेटरी बने। लॉस्ट हिज आई साइट इन 1652, एज्ड अबाउट 44, ही हैड बीन ब्लाइंड फॉर 10 years। तो ये 10 नहीं है, ये 22 ईयर्स है। तो 1652 में ये ब्लाइंड हो गए थे, और फिर इन्होंने जो अपना जितना भी बड़ा इनका मेजर वर्क है वो सारा का सारा अपनी ब्लाइंडनेस में इन्होंने लिखा था। तो बाकी मिल्टन की पॉलिटिकल स्ट्रगल के बारे में आप जानते हैं। तो जब क्रोमवेल की हुकूमत नाकाम हो गई तो फिर सारे लोग प्यूरिटन्स के ख़िलाफ़ हो गए, और फिर इवन मिल्टन की अपनी बीवी बेटियां वो भी इनके ख़िलाफ़ हो गई, मिल्टन के। Renaissance extends from Morris Utopias in 1517 to Milton's last works in 1671। रेनेसांस एज की बात करें ना तो वो सर थॉमस मोर का जो यूटोपिया है उस वहाँ से रेनेसांस लिटरेचर शुरू होता है, और मिल्टन का जो आखिरी वर्क है वहाँ तक रेनेसांस लिटरेचर जो है वो जारी रहता है। तो मिल्टन जो है वो लास्ट रेनेसांस मैन कंसीडर किए जाते हैं। His own wife and daughters turned against him. He was great scholar of classical and Hebrew literature। तो ये हमने बात कर ली कि उसकी वाइफ और उसकी जो बेटियां हैं उसे छोड़ गई, और मिल्टन को क्लासिकल लिटरेचर और जो हैब्रू लिटरेचर जो कि यहूदियों का लिटरेचर जिसे कहते हैं उस पर जो है वो कमांड हासिल थी। तो बड़े मतलब वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी थे। हिज अर्ली पोइट्री देखते हैं जी। अर्ली पोइट्री कैसी थी, इट वाज लिरिकल। और लिरिकल में इन कौन कौन सी पोएम्स लिखी, द हाइम ऑन नेटिविटी, ये उस वक्त लिखी जब इनकी उम्र 21 साल थी। ला एलेग्रो टू पेंसरोसो, ये भी इनकी पोएम्स हैं। और लिसिडस, ये एक एलिजी है जो कि रिटन टू मोर्न द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग हिज फ्रेंड। इन्होंने इनका दोस्त जिसका नाम एडवर्ड किंग था उसकी मौत का गम मनाने के लिए लिसिडस लिखी इन्होंने।
इसी तरह एक और पोएम थी कॉमस, तो ये इनका अर्ली वर्क कहलाता है। उसके बाद फिर सोनेट्स लिखी, जैसे कि व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये सोनेट थी। और फिर लास्ट में आता है हिज ग्रेटेस्ट पोइटिक वर्क, कि मिल्टन को जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली वो इस वर्क की वजह से मिली। और उसमें क्या क्या है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगोनिस्टिस, ये 3 वर्क हैं। तो इसमें मिल्टन की ख्वाहिश थी कि वो कोई ऐसा वर्क लिखे जो कि इससे पहले कभी तारीख में ना लिखा गया हो। तो फिर इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखने का फ़ैसला किया, क्योंकि इसमें जो थीम है वो ग्रैंड थीम है, कि इंसान को जन्नत से निकाला गया और कैसे फिर वो रोता, मतलब पहले अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, फिर जन्नत में रखा, फिर उस जन्नत से जी। तो जब सिविल वॉर का आगाज़ होता है 1642 में, तो थिएटर्स क्लोज़ कर दिए जाते हैं, क्योंकि प्यूरिटन्स हर किस्म की रिक्रिएशन अम्यूज़मेंट के ख़िलाफ़ थे। तो रेनेसांस एज में ड्रामा आप जानते हैं कि बड़ा पीक पे था, फिर अचानक से प्यूरिटन्स की वजह से थिएटर्स बंद हो गए और ड्रामे को स्टॉप लग गया। फिर ऐसा उसे स्टॉप लगा ड्रामे को, फिर 1660 में जब रेस्टोरेशन एज आती है और क्रोमवेल की हुकूमत ख़त्म होती है, तो थिएटर्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ड्रामा है वो दोबारा फिर नहीं उठ खड़ा होता, अपनी उस पुराने स्टेटस को नहीं मीट कर पाता, गेन कर पाता। तो ड्रामे को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो प्यूरिटन जो प्रेजुडिस था वो चल रहा था, फिर आगे फिर कुछ अरसे के बाद जब लाइसेंसिंग एक्ट आता है, पार्लियामेंट लाइसेंसिंग एक्ट पास करती है, तो उससे मज़ीद ड्रामे की फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, अच्छे ड्रामाटिस्ट लिखना छोड़ जाते हैं। और फिर ड्रामे की वजह, जब ड्रामा बंद होता है तो फिर नावल को स्पेस मिल जाती है, नावल जब इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर इस तरह कोई विक्टोरियन एज के एंड तक ड्रामा डिक्लाइन में रहता है। फिर विक्टोरियन एज के एंड पे इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑस्कर वाइल्ड ये आते हैं और फिर ड्रामे को दोबारा रिवाइव करते हैं। फिर अगेन मॉडर्न ड्रामा, पोस्ट मॉडर्न ड्रामा, अच्छी क्वालिटी के और एक अच्छे हाई स्टैंडर्ड का ड्रामा कह सकते हैं कि वो लिखा गया। तो ड्रामे को कम से कम 2-3 सदियां जो है वो डिक्लाइन देखना पड़ा। तो जैकोबिन और कैरोलाइन ड्रामा तो है, ड्रामा लिखा गया, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है जो कि मार्लो का स्टैंडर्ड था, शेक्सपियर का स्टैंडर्ड था, या उस एज में बाकी ड्रामाटिस्ट का था। तो डिक्लाइन इन ड्रामा हम देखते हैं। और कौन से ड्रामाटिस्ट हैं? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन वैसे तो रेनेसांस एज में, लेकिन इस एज में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जॉन मार्स्टन है, थॉमस डेकार हैं, थॉमस हेवुड हैं। और इन लैम ने इनके बारे में क्या कहा? सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर, शेक्सपियर की तरह की प्रोज इन्होंने लिखी। मतलब शेक्सपियर का ड्रामा पोइटिक है, लेकिन इन्होंने प्रोज फॉर्म में शेक्सपियर के स्टाइल को कॉपी किया। 200 प्लेस लिखे। उसके बाद थॉमस मिडल्टन है, सीरियल टर्नियर है, जॉन वेबस्टर, जॉन फ्लेचर, फ्रांसिस ब्योमाउंट, फिलिप्स मैसेंजर, जॉन फोर्ड। फिलिप्स मैसेंजर ने 55 प्लेस लिखे। जेम्स शिरली, लैम कॉल्ड हिम द लास्ट ऑफ ए ग्रेट रेस। तो मतलब इन सारे लोगों ने, जेम्स शिरली का बहुत अच्छे ड्रामा थे, लेकिन फिर भी उन्हें उस लेवल का कंसिडर नहीं किया जा सकता, ड्रामे को वो पॉपुलैरिटी ना मिली जो कि रेनेसांस एज में थी। तो ये ड्रामा माइनर जॉनरा के अंदर आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। ड्रामे के बाद आए तो फिर आगे जैकोबिन एंड कैरोलाइन प्रोज की बात करते हैं। प्यूरिटन प्रोज, प्रोज में अच्छी डेवलपमेंट हमें नज़र आती है। रिच एट प्रोज, तो इस एज को रिच एट प्रोज कह सकते हैं। बाइबल बिकेम द सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट इंग्लिश प्रोज स्टाइल। तो उसमें जो प्रोज में जो बेटरमेंट आई वो बाइबल की ट्रांसलेशन की वजह से, जैसे हम रेनेसांस एज में पढ़ा कि बाइबल जो है वो ट्रांसलेट हो चुकी थी 1611 में। तो उससे क्या हुआ कि बाकी जो राइटर्स हैं, प्रोज राइटर, उनको एक इंकरेजमेंट मिली कि प्रोज में भी अच्छा लिटरेचर लिखा जा सकता है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल बनी प्रोज की। और बाइबल का क्या स्टाइल था? सिंपल, प्लेन एंड नेचुरल। तो सिंपल, प्लेन और नेचुरल स्टाइल में प्रोज लिखी गई। तो मेजर प्रोज राइटर की बात करें तो इसमें सबसे जो बड़े प्रोज राइटर हैं वो फ्रांसिस बेकन है। बेकन के बारे में आप जानते हैं, बड़े पढ़े लिखे शख्स थे। बिलोंग्स टू एलिज़ाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड। पैदा तो एलिज़ाबेथन एज में होते हैं, लेकिन इनका जो वर्क है वो फिर जैकोबियन में है, मतलब जेम्स वन के टाइम में उनके ड्यूरेशन में इनका टाइम वर्क ये लिखते हैं और पब्लिश करते हैं। ही वॉज ए लॉयर, बेसिकली तो सॉलिसिटर थे, लॉयर थे। अंडर जेम्स वन बिकेम लॉर्ड चांसलर भी बने।
और डिसमिस्ड इन 1621 फॉर करप्शन। फिर करप्शन के चार्जेस के बाद 1621 में लॉर्ड चांसलर का टाइटल इनसे ले लिया गया, ओहदा ले लिया गया। और इन उनका अगर वर्क की बात करें तो मतलब ये बहुत जीनियस पर्सनैलिटी इनको कहा जाता है। और इनकी वर्ल्डली विजडम बहुत फेमस है। अगर इनके एसेज आपने एसेज पढ़े, टोटल कोई नियर अबाउट 56 एसेज हैं, तो उसमें इनका तमाम एसेज का थीम क्या है कि हाउ टू गेट ऑन इन लाइफ, कि आप ज़िंदगी में तरक्की कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ गेटिंग ऑन सक्सेसफुल इन लाइफ, ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने का क्या तरीकाकार है, उसका क्या फ़न है। तो ये उनके एसेज का ओवरऑल थीम है। तो आपने एसेज पढ़े हुए हैं, होपफुली आप उसको जानते हैं। उनका एक और वर्क है जिसका नाम है हेनरी सेवन। हेनरी सेवन ये एक साइंटिफिक हिस्ट्री है। इंग्लिश लैंग्वेज में पहली साइंटिफिक हिस्ट्री बेकर ने लिखी और वो उसका नाम था हेनरी सेवन, फर्स्ट पीस ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, फ्रांसिस बेकन साइंटिस्ट तो नहीं है, लेकिन साइंस को समझते थे, साइंस की इम्पोर्टेंस को जानते थे, इसलिए उन्होंने पहली साइंटिफिक हिस्ट्री इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी। उसके बाद एक और उनका वर्क है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये भी साइंस के हवाले से है। इसमें क्या है जी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने बात की। ही पॉपुलराइज साइंस थ्रू हिज राइटिंग, और अपनी राइटिंग के ज़रिए साइंस को पॉपुलराइज कर रहे थे, क्योंकि साइंस अभी इमर्ज हो रही थी। साइंस का लोग इतना ज़्यादा साइंस के बारे में नहीं जानते थे, ना इतना ज़्यादा वर्क था साइंस का। तो वो हम जानते हैं गैलीलियो से वो साइंस जो साइंटिफिक जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और फिर ये भी अभी स्टार्ट वाला ही टाइम था। तो लेकिन ये इन्होंने साइंस को अपनी राइटिंग के ज़रिए पॉपुलराइज किया। साइंस तो खैर फिर विक्टोरियन एज में आके साइंस मतलब अपने कदम जमाती है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉनरा साइंस जो है वो बनती है, और रिलीजन से ऊपर जो है वो चली जाती है। रिलीजन वीक हो जाता है और साइंस स्ट्रॉन्ग हो जाती है विक्टोरियन एज में। तो द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में ये साइंटिफिक थ्योरी को पॉपुलराइज कर रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ये बात करते हैं कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर। तो इस तरह जैकोबिन और कैरोलिन प्रोज में बेकन एक बहुत बड़े प्रोज राइटर हैं। उसके बाद आगे चलें तो रॉबर्ट बर्टन है इनका ये माइनर प्रोज राइटर में सारे बाकी, जैसे द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली इनका वर्क है। सर थॉमस ब्राउन है, रिलीजियो मेडिसिन का वर्क है। मिल्टन ऑन द डॉक्ट्रिन डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ये मिल्टन के प्रोज के वर्क्स हैं। उसके बाद है अर्ल ऑफ क्लेरेंडन, इनका वर्क है। हिस्ट्री ऑफ रेबिलियन सिविल वॉर्स इन इंग्लैंड, ये दो इनके वर्क्स हैं। और फिर लास्ट में है जी जर्मी टेलर, ये एक बिशप थे और इन्होंने लिटरेरी सरमन्स लिखे। तो इस तरह प्रोज में हमें एक अच्छी कंट्रीब्यूशन जो है वो नज़र आती है। रेनेसांस से इससे प्रोज ग्रो होना स्टार्ट हो गई थी, और फिर लगातार प्रोज ग्रो होती गई, और फाइनली फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि इंग्लिश नावल, और फाइनली नावल प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह प्योरिटन एज एक छोटी सी एज है जिसमें पोइट्री सुप्रीम और डोमिनेंट जॉनरा है। पोइट्री के बाद फिर प्रोज, और फिर प्रोज के बाद फिर ड्रामा। तो इस तरह ये था हमारी